अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम रेड स्पॉट बायोलॉजी के एमसीक्यू के डिस्कशन के हम लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्रोमोसोम एंड डीएनए के टॉपिक से रिलेटेड हम आज इस लेक्चर में एमसीक्यू को डिस्कस करने जाएंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम डीएनए एंड क्रोमोसोम के अगले चैप्टर के हम कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को डिस्कस करते हैं। इसमें कहा जा रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए ट्रिपलेट्स, द कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए ट्रिपलेट्स फॉर द डीएनए ट्रिपलेट गैच वुड बी। हमें कहा जा रहा है कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए ट्रिपलेट बताना है, जिसमें डीएनए का हमें ट्रिपलेट दिया गया है। 3 न्यूक्लियोटाइड की हमें सीक्वेंस दे दी गई है, जिसमें ग्वाइनिन, एडिनिन और थाइमिन है। और हमें कहा जा रहा है कि इस डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए का जो कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए वो क्या होगा। तो याद रहे कि जहां ग्वाइनिन होता है वह साइटोसिन होता है, जहां एडिनिन होता है वहां यूरेसिल होता है, और जहां थाइमिन होता है वहां क्या होता है, जहां थाइमिन होता है वहां जो होगा वो एडिनिन होगा। तो हमारे पास देखें, जी की जगह सी, एडिनिन की जगह यूरेसिल और थाइमिन की जगह क्या हो गया, थाइमिन की जगह आ गया एडिनिन। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, CUA। CUA इज द करेक्ट आंसर। फिर इसी तरीके से बिल्कुल बेसिक सवाल था। अगला सवाल हमारा जो है, इसमें कहा जा रहा है द नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट इन आरएनए आर द सेम एज दोस प्रेजेंट इन डीएनए एक्सेप्ट दैट। हमें कहा जा रहा है नाइट्रोजिनस बेस जो होती है ना आरएनए के अंदर जो होती है वो सेम होती है जो डीएनए के अंदर होती है, सिवाय किसके। तो ए में कह रहा है एडिनिन रिप्लेसेस साइटोसिन, बी में कहा जा रहा है एडिनिन रिप्लेसेस थाइमिन, सी में कह रहा है यूरेसिल रिप्लेसेस एडिनिन और डी में कह रहा है यूरेसिल रिप्लेसेस थाइमिन। तो यहां हमसे कहा जा रहा है कि नाइट्रोजिनस बेसिस जो होती है ना, नाइट्रोजिनस बेसिस जो होती हैं वो आरएनए के अंदर तमाम सेम होती हैं सिवाय एक के। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, थाइमिन की जगह। जहां डीएनए में थाइमिन होता है वहां आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, डी, यूरेसिल रिप्लेसेस थाइमिन। डी हमारे पास करेक्ट आंसर है, यूरेसिल रिप्लेसेस थाइमिन। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नेवर फाउंड इन आरएनए। इनमें से कौन सी बेस है जो आरएनए में कभी भी नहीं पाई जाएगी। तो एडिनिन, साइटोसिन, ग्वाइनिन और थाइमिन। तो कौन सी बेस पेयर है हमारे पास, थाइमिन। थाइमिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए के पास पाई जाती है। थाइमिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो डीएनए के पास पाई जाती है। आरएनए के पास थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। ओके, फिर अगला सवाल हम तलाश करते हैं और वो बड़ा मज़ेदार सवाल है। चले भाई देखो, बहुत से सवाल है ना रिपीटेड हो रहे हैं यार, सेम से वर्डिंग चेंज कर करके सेम है। इसमें बुक में थोड़ा सा मसला ये है। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा मज़ेदार सवाल है। इसमें कहा जा रहा था डीएनए कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड। हमें कहा जा रहा है डीएनए जो है ना, ग्लूटामिक एसिड जो होता है डीएनए कोड उसका होता है CTC और CTT। द कोड फॉर वेलिन, वेलिन जो कि अमीनो एसिड है ना, CAA और CAT। इन सिकल सेल हीमोग्लोबिन वेलिन इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड। Assuming a single base pair substitution has occurred, what is the messenger RNA code in the affected mutant? हमें कहा जा रहा है कि ग्लूटामिक एसिड बनाने के लिए जो डीएनए में कोड होता है वो साइटोसिन, थाइमिन और साइटोसिन है, या साइटोसिन, थाइमिन और थाइमिन है। इसी तरीके से वेलिन का जो कोड है वो साइटोसिन, एडिनिन और एडिनिन है, और साइटोसिन, एडिनिन और थाइमिन है। हमें कहा जा रहा है सिकल सेल हीमोग्लोबिन, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो एबनॉर्मल होता है, और उस एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को कहते हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन। इन सिकल सेल हीमोग्लोबिन वेलिन इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड। सिकल सेल में जहां नॉर्मल हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था ना, वहां कौन होता है, वेलिन होता है। फिर कह रहा है अज्यूमिंग अ सिंगल बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन इज अकर। हमें कहा जा रहा है कि आप सपोज कर लो कि एक बेस पेयर में जो है वो तब्दीली आई है। व्हाट इज द मैसेंजर आरएनए कोड इन द अफेक्टेड म्यूटेंट। जो अफेक्टेड हिस्सा होगा उसमें मैसेंजर आरएनए का कोड क्या गया होगा।
तो हमें इतना आइडिया है कि ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन है, वेलिन है, तो इसका मतलब वेलिन यानी इन दोनों से रिलेटेड जो है वो हमारे पास कोड बनेगा। तो इसका कोड क्या बनेगा, ग्वाइनिन, यूरेसिल और यूरेसिल, क्योंकि आपको मालूम है साइटोसिन जहाँ होता है वहाँ ग्वाइनिन होता है और इसी तरीके से जहाँ एडिनिन होता है वहाँ यूरेसिल होता है। तो ग्वाइनिन यूरेसिल यूरेसिल, ग्वाइनिन यूरेसिल, ये ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा ग्वाइनिन यूरेसिल, ग्वाइनिन यूरेसिल और एडिनिन, ग्वाइनिन यूरेसिल और एडिनिन, ग्वाइनिन यूरेसिल और एडिनिन, ग्वाइनिन यूरेसिल एडिनिन। तो इसका मतलब इसका जो मैसेंजर आरएनए का जो कोड होगा, यानी ये एबनॉर्मलिटी थी ना, वेलिन आ गया था इसकी जगह पर, तो इसका मतलब इसका मैसेंजर आरएनए का कोड बताना है, यानी इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इमेज बतानी है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ग्वाइनिन, यूरेसिल और एडिनिन। तो 13 का करेक्ट आंसर हमारे पास डी था। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं, इंसुलिन, इंसुलिन इज अ प्रोटीन containing 51 amino acid. These include 17 of the 20 different amino acid commonly occur in protein. What is the minimum number of different kinds of transfer RNA molecule in the synthesis of insulin? हमें कहा जा रहा है इंसुलिन एक प्रोटीन है जिसमें कितने अमाइनो एसिड है, 51 अमाइनो एसिड है। हमें कहा जा रहा है जिसके अंदर 17 ऑफ द 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड कॉमनली अकर इन प्रोटीन। टोटल अमाइनो एसिड है ना, टोटल अमाइनो एसिड की अगर हम बात करते हैं वो कितने, 20 हैं। उसमें जो है वो कितने अमाइनो एसिड इस्तेमाल हुए हैं, 17 अमाइनो, 17 अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड इसमें इंसुलिन बनाने में इस्तेमाल हुए। हमें कहा जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। हमें कहा जा रहा है कि आप बताएं कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टी आरएनए मॉलिक्यूल, मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल कितने होंगे। अब आपको मालूम है कि एक एक ट्रांसफर आरएनए के पास जो होते हैं वो 3-3 न्यूक्लियोटाइड की क्या होती है, 3-3 न्यूक्लियोटाइड की क्या होती है, सीक्वेंस होती है। तो इसका मतलब कितने थे, 17 थे ना, तो मिनिमम कह रहा है तो 17 को मैं क्या कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 17 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास नंबर क्या आ जाएगा, 51 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि एक एक ट्रांसफर आरएनए के पास जो है वो 3-3 नाइट्रोजिनस बेस की 3-3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है। तो 17 मुख्तलिफ इस्तेमाल हुए हैं, तो मिनिमम हमारे पास जो ट्रांसफर आरएनए की जो वेराइटी की बात हो रही है वो कितने होंगे, 51 होंगे। तो 51 इज द करेक्ट आंसर। फिर इसी तरीके से हमारे पास जो है एक और हमारे पास सवाल है, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए को करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है। ए में कह रहा है इट प्रोड्यूसेस अमाइनो एसिड, बी में कह रहा है इट प्रोड्यूसेस मैसेंजर आरएनए, सी में कह रहा है इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज डीएनए सिंथेसिस, डी में कह रहा है इट इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। अब ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। तो हमारे पास 16 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी। 16 का करेक्ट आंसर क्या है, बी। इट प्रोड्यूसेस मैसेंजर आरएनए। क्या प्रोड्यूस कर रहा है ये, मैसेंजर आरएनए जो है वो प्रोड्यूस करता है। फिर इसी तरीके से हमारे पास एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18, द इंसुलिन मॉलिक्यूल इज कंपोज ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन, one containing 20 अमाइनो एसिड एंड द अदर कंसिस्टिंग ऑफ 31। हमें कहा जा रहा है इंसुलिन एक मॉलिक्यूल है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, जिसमें एक चेन के अंदर 20 अमाइनो एसिड है और दूसरे के अंदर कितने हैं, 31। हमें कहा जा रहा है व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द मिनिमम कम से कम की बात हो रही है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए रिक्वायर्ड टू कोड फॉर दिस मॉलिक्यूल। हमें कहा जा रहा है कि इंसुलिन एक मॉलिक्यूल है, पॉलीपेप्टाइड चेन इसके अंदर 2 हैं, एक में 20 है और एक में 31 है, टोटल कितने हो गए, 51। हमें कहा जा रहा है कम से कम कितने बेस पेयर चाहिए होंगे, कितने हमें न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर चाहिए होंगे जो इस 51 अमाइनो एसिड को, क्या कर सके, जो है वो कोड कर सके। तो हमें मालूम है कि 51 एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए 3 बेस पेयर चाहिए, एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए 3 बेस पेयर चाहिए। तो टोटल कितने हैं, 51। तो 51 को मैं क्या कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 51 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा आंसर, 153। हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 153 हमारे पास जो है इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल हमें उसको मल्टीप्लाई करना था। फिर इसी तरीके से अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, 3 consecutive bases in the DNA molecule are a triplet provide the code for each amino acid in a protein molecule. What is the maximum number of different triplets that could occur? हमें कहा जा रहा है डीएनए के जो 3 बेस पेयर होते हैं ना, वो मिलकर क्या करते हैं, अमाइनो एसिड को कोड करते हैं।
मैक्सिमम कितने ट्रिपलेट्स की वैरायटी हो सकती है। तो अगर आपको याद हो, मैंने जिसमें आपको जो है वो कोडोन याद करने का तरीका बताया था, जिसमें आपको मैंने बताया था 4x4 का जो हमने बनाया था ना ये, और एक एक बॉक्स के अंदर कितने थे, 4-4 बन रहे थे ना, एक एक बॉक्स के अंदर कितने थे, 4-4 जो है वो बन रहे थे। तो इसका मतलब क्या था, टोटल कितने बॉक्स हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ जाएगा, 64। 16 को क्या करूंगा मैं, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर जो होगा वो 64 होगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर जो है वो डी है, 64 इज द करेक्ट आंसर। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20, which statement correctly describe messenger RNA। हमने कहा which statement correctly describe the messenger RNA। मैसेंजर RNA को कौन करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है, ए में कहा जा रहा है मैसेंजर RNA binds amino acids for incorporation into protein। messenger RNA contain the 5 carbon sugar deoxyribose sugar। messenger RNA is a double strand helix। डी में कहा जा रहा है मैसेंजर RNA recognize the anticodon of tRNA। इसमें कह रहा है कि मैसेंजर RNA जो होता है ना, अमाइनो एसिड को डायरेक्ट बाइंड करता है, नहीं, वो तो ट्रांसफर RNA लेकर आता है। इसमें कह रहा है मैसेंजर RNA के पास डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, नहीं, इसके पास तो राइबोस शुगर होती है। सी में कहा जा रहा है मैसेंजर RNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स नहीं होता, वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, मैसेंजर RNA रिकॉग्नाइज द एंटीकोडन ऑफ tRNA। तो इसमें जीन एक्सप्रेशन के टॉपिक में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसी तरीके से नंबर 21 की बात करते हैं, व्हाट इज एन एंटीकोडन। एंटीकोडन क्या, 3 bases on DNA molecule coding for an amino acid in translation, 3 bases on messenger RNA molecule after transcription from DNA, 3 bases on tRNA molecule involved in transcription from DNA, 3 bases on transfer RNA molecule involved in translation into protein। अब देखो भाई, एंटीकोडोन जो होता है वो ट्रांसफर RNA के पास होता है, इसमें कह रहा है DNA के पास, इसमें कह रहा है मैसेंजर RNA के पास है, ये दोनों तो सीधे सीधे गलत हो गए। अब ये दोनों ट्रांसफर RNA, अब कह रहा है कि ट्रांसफर RNA ट्रांसक्रिप्शन में इस्तेमाल होता है। जवाब है ट्रांसफर RNA ट्रांसक्रिप्शन में नहीं, ट्रांसलेशन में इस्तेमाल होता है। एक एक अमाइनो एसिड को लेकर आता है और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में क्या करता है, मदद देता है। तो इसका मतलब एंटीकोडोन ट्रांसफर RNA के पास होता है और ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन में यह मददगार साबित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी। फिर इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 22 बड़ा मजेदार सवाल है। अगर हम इसकी बात करते हैं, वन कंप्लीट टर्न ऑफ द डबल हेलिक्स ऑफ DNA कंटेन 10 पेयर्स ऑफ बेसिस and is 3.4 nanometer long। What is the approximate length of the DNA coding sequence of lysozyme, a protein of 129 amino acid। हमें कहा जा रहा है कि कंप्लीट टर्न जो DNA का है उसमें 10 पेयर होते हैं और उसकी लंबाई होती है 3.4 नैनोमीटर। हमें कहा जा रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट DNA ऑफ DNA की अप्रोक्सीमेट लेंथ क्या होगी कोडिंग फॉर सीक्वेंस ऑफ लाइसोजाइम। लाइसोजाइम हम एक प्रोटीन बनाना चाह रहे हैं और उस प्रोटीन के अंदर कितना अमाइनो एसिड है, 129 उसके अंदर अमाइनो एसिड है और हमें कहा जा रहा है कि उसके लिए DNA की लंबाई कितनी चाहिए होगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो गौर से, 129 है ना, गौर से देखो 129 अमाइनो एसिड है और एक एक अमाइनो एसिड को बनाने के लिए कितनी बेसिस चाहिए, एक एक अमाइनो एसिड को बनाने के लिए हमें चाहिए 3। तो 129 को हम क्या करेंगे, 129 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे हम, 129 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 387। ये हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जो है वो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया ना, अब जो है वो 387 बेसिस है ना। अब हम बात करने जा रहे हैं 10 बेसिस जो है उसकी लंबाई कितनी है, 10 बेसिस जो है उसकी लंबाई 3.4 नैनोमीटर है। तो मैं क्या करूंगा, 387 बेसिस है, इसको मैंने 10 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय मुझे क्या करना है 3.4। 10 से डिवाइड किया मल्टीप्लाई बाय 3.4, 10 से डिवाइड किया तो ये कितना हो गया 38.7। अब 38.7 को मैं क्या करूंगा, 3.4 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरा आंसर जो है वो करीब करीब रफ कैलकुलेशन है कि मेरा आंसर 130 के आसपास होना चाहिए।
मेरा आंसर 130 के आसपास होना चाहिए। तो हमारे पास 130 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, 132 नैनोमीटर इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये बड़ा मज़ेदार सवाल था, इसको आपने अच्छे से गौर से इस वीडियो को ज़रूरत पड़े तो दोबारा प्ले करके भी इसको आप ज़रूर सुनिएगा क्या एक्सप्लेनेशन थी। तो ये 132 नैनोमीटर इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।